हाय एंड वेलकम बैक अगेन। इस सेशन पे हम अल्टरनेटिंग सीरीज 9.5 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली तमाम वीडियो सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर 9 एज वेल एज द प्रीवियस टॉपिक जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एआई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें विद सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मेरे यूट्यूब चैनल फाद हुसैन CS में मौजूद है। आप सर्च करके डायरेक्टली वहाँ पहुँच कर इससे फैसिलिटेट हो सकते हैं, जबकि जहाँ पर बुक या फिर PPT स्लाइड को यूज़ किया गया वो वहाँ पर मौजूद है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डाइव करते हैं इस टॉपिक यानी अल्टरनेटिंग सीरीज़ पर। अगर मैं फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट बात करूं तो जब हम किसी वैल्यूज़ को कॉमा सेपरेटेड से लिखा करते थे तो इट्स कॉल्ड अ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल 2, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और इसी को अगर हम किसी ऑपरेटर प्लस माइनस साइन के साथ लिख रहे होते थे तो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द सीरीज। फॉर एग्जांपल 2 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन, राइट। बट द कॉन्सेप्ट हेयर कि क्या हमारे पास कुछ सीरीज इस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं जिसमें साइन अल्टरनेटिंग हो। कैसे? फॉर एग्जांपल 2 ये प्लस का है, फिर -4, फिर प्लस का 5, फिर माइनस का 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह की सीरीज जहां पर साइन जो है वो अल्टरनेटिंग हो यानी प्लस एंड माइनस के साथ अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट पर आ रहा हो, तो वहां पर ये आइडेंटिफाई करना कि ईदर द गिवन सीरीज इज अ कन्वर्जन और द डाइवर्जन, इट्स वेरी क्रिटिकल एंड डिफिकल्ट, राइट। जबकि हम इस तरह के सिंपल जो सीरीज या सीक्वेंस होती थी उन्हें मालूम करना हमारे लिए आसान होता था कि ये जो गिवन क्वेश्चन है इन अ फॉर्म ऑफ द सीरीज, क्या ये कन्वर्जेंट हो रहा है या फिर डाइवर्जेंट हो रहा है। सो दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग सीरीज जो हम इस सेशन पे समझना चाह रहे हैं, राइट। सो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सीक्वेंस को या सीरीज को, फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर एक सीरीज लिखी जा रही है तो इस सीरीज को अगर मुझे अल्टरनेटिंग सीरीज बनानी है या अल्टरनेटिंग सीरीज को अंडरस्टैंड करना है, सो एक बेसिक एग्जांपल से इसे दिखाया गया है कि सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब ये क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमें ये समझना है कि एक सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरह से अगर मुझे दी गई है तो इससे अगर मैं अल्टरनेटिंग सीरीज के फॉर्म पे लिखना चाह रहा हूँ तो इसका इक्विवेलेंट होगा क्या? तो इसका इक्विवेलेंट ये होगा कि आप सिंपली क्या करेंगे, -1 पर पावर n अप्लाई करेंगे और जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पार्ट है यानी 1/2 होल टू पावर n उसे आप सेपरेट कर दोगे। ये जो सेपरेट पार्ट है इसे क्वेश्चन में नॉर्मली b ऑफ n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल ये हुआ कि अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए फॉर्मूला बन गया -1 टू पावर n मल्टीप्लाई बाय b टू पावर n, राइट। एंड b ऑफ n यहाँ पर क्या है, 1/2 टू पावर n, राइट। तो दैट्स द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। सो बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन जब हमने इसको अल्टरनेटिंग में कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यूज बन गई 1 - 1/2 + 1/4 -1/8 + 1/16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो प्लस एंड माइनस के नेगेटिव साइंस या पॉजिटिव साइन आ रहे हैं वो सिर्फ इस पार्ट की वजह से आ रहे हैं जो हमने कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर समझ लिया। जूम करते हैं इसे। तो ये कॉन्सेप्ट अल्टरनेटिंग का है। अब किसी भी सीरीज को अल्टरनेटिंग होने के लिए या अल्टरनेटिंग प्रूव करने के लिए हमारे पास एक बेसिक थ्योरम है। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर एक सीरीज a ऑफ n जिसकी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है तो अगर वो इस सीक्वेंस में है, ठीक है, सीरीज में है, तो उसकी अल्टरनेटिंग सीरीज बराबर होगी इस और इस पार्ट के। क्या मतलब हुआ कि आप -1 की होल टू पावर n को मल्टीप्लाई कर दोगे उस गिवन सीरीज से या फिर -1n+1 को मल्टीप्लाई कर दोगे उस गिवन सीरीज से। तो इस दो सेपरेट सीक्वेंस में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जब इसे इस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा तो इट्स कन्वर्ज इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन आर मेट, यानी वो कन्वर्ज होगा जब ये दोनों कंडीशन उसमें मेट हो जाए, ठीक है, यानी मिल जाए। अब वो दोनों कंडीशन मेट होने का क्या मतलब है कि जब उस सीरीज में n को इन्फिनिटी पुट किया जाए तो वो 0 के बराबर है और जो नेक्स्ट सीरीज बनाई जा रही है जिसमें n+1 रखा जा रहा है वो या तो लेस देन हो या इक्वल होगा a ऑफ n यानी ओरिजिनल से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, राइट। तो इन दो कंडीशन के बिहाफ पर हम अपने उस अल्टरनेटिंग सीरीज को जो इस वे से बनाया जाएगा उसे हम कन्वर्जन कह सकते हैं। अदरवाइज अगर ये दो अप्रोच वहाँ पर फुलफिल नहीं होती है बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, तो मैं कह सकता हूँ कि गिवन सीरीज इज नॉट अ कन्वर्जन विच मीन अ डाइवर्जन, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से समझें तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें मालूम करना है कि कन्वर्जन है या डाइवर्जन है। सेम लॉजिक के साथ -1 n+1 और ये जो पार्ट है ये सेपरेटली b ऑफ n को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम लिमिट की पॉसिबिलिटीज़ को देखें यानी a ऑफ n पर जब मैं 0 अप्लाई करूं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए तो ही वो कन्वर्जन होगा फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ में। नोट दैट दिस a ऑफ n लिमिट n goes to infinity is equal to 0 so that the first condition according to your theorem satisfy. Now also that the second condition is also satisfy here. अब second condition क्या थी कि n+1 लेस देन इक्वल होना चाहिए n से। तो जब मैं इस सीरीज पर, इस पूरे कंप्लीट सीरीज पर सिंपल n और n+1 अप्लाई करूंगा तो इसमें जो 1/n+1 होगा
वो लेस देन इक्वल होगा 1/n से। वाज़ेह है कि इसकी सीरीज़ की जो सीक्वेंस होंगे वो अलग होंगे और इस पार्ट की जो सीरीज़ बन रहे होंगे वो अलग होंगे, लेकिन बिहाफ ऑफ द सीरीज सीक्वेंस नॉर्मली ऑलमोस्ट सेम होंगे, लेकिन n+1 या तो लेस होगा या बराबर होगा इसके जो ओरिजिनल वैल्यूज होंगी। तो बिहाफ ऑफ दिस वे मैं कह सकता हूँ कि जो गिवन हमें क्वेश्चन दिया गया था वो क्या होगा, कन्वर्ज्ड होगा। ठीक है, आप चाहें तो रफ वर्क में इसके n की वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इट्स अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास n डिवाइड बाय -2 टू पावर n-1। तो इसमें भी हमें चेक करना होगा कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो बिहाफ ऑफ दिस हमने सबसे पहले क्या किया, 1/2 इज लेस देन n डिवाइड बाय n+1 टू अप्लाई द अल्टरनेटिंग सीरीज। नोट दैट n इज ग्रेटर देन 1। तो जब मैंने इस सिस्टम को अप्लाई किया यहाँ पर, तो एक दफ़ा मैंने n+1 अप्लाई किया तो ये पार्ट n+1 के लिए रिजर्व्ड हो गया और ये सिंपल n के लिए रिजर्व्ड हो गया। तो जब इस तरह से किया गया तो लेस देन इक्वल का साइन अपनी जगह मौजूद है। अब हमने पावर की वैल्यूज अप्लाई की, तो पावर वैल्यूज अप्लाई की यानी n की वैल्यूज अप्लाई की, तो सिस्टमेटिकली ये सॉल्व होता रहा। 2n-1 डिवाइड बाय होल टू पावर 2 टू पावर n लेस देन n डिवाइड बाय n+1। जो वैल्यूज नीचे पॉजिटिव की थी जब ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो उस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम लिमिट पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं तो लिमिट पॉसिबिलिटीज़ में ये 0 के बराबर आ जाता है। तो जैसे ये 0 के बराबर आता है तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं n या n+1 उस पर अप्लाई कर रहा हूँ तो द गिवन सीरीज इज कन्वर्ज्ड, यानी वो एक पॉइंट पर जाकर मिल रही है। तो इस दो एग्जाम्पल से हमें क्लियरली पता चला कि हम किसी सीरीज़ को अल्टरनेटिंग सीरीज़ बनाने के लिए किस तरह से थ्योरम को अप्लाई करके देख रहे होते हैं। राइट, द थर्ड एग्जाम्पल व्हेन द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट डज नॉट अप्लाई, यानी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हो सकते हैं जहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज अप्लाई ना हो, तो उसका अप्रोच क्या होगा वो हम आगे टॉपिक्स में जाकर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन को, तो -1 n⁻+1 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय n, तो ये हमारे पास एक गिवन सीरीज है। सो passes the second condition of the alternating series an+1 less than equal to an for all n. But you cannot apply the alternating series test, however, because the series doesn't pass the first condition in fact. यानी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, तो फर्स्ट कंडीशन पे हमने n के साथ अप्रोच किया हुआ था, तो n+1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है ये सेकंड को, लेकिन फर्स्ट को नहीं कर पा रहा जिसमें हमने लिमिट पॉसिबिलिटीज देखनी थी। तो इस बिहाफ पर अल्टरनेटिंग सीरीज क्या हो जाएगी, 2/1, ठीक है, -1/1, 2/2, 1/2। तो देखो इससे ये बिल्कुल चेंज आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब हम n को इन्फिनिटी अप्रोच पे लेकर जाएंगे तो वो कन्वर्ज नहीं हो पाएगा। So you cannot apply the alternating series test here. However, because the series doesn't pass the second condition to conclude that the series diverge, so you argue that the S2n equal to the nth partial sum of the divergent harmonic series. This implies that the sequence of the partial sum diverge so that the series become a diverge. तो इस तरह के भी कॉन्सेप्ट आगे आएंगे जहाँ पर हम S2n को जहाँ आपने यहाँ पर देखा है, ये कॉन्सेप्ट ये बता रहा होता है कि बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चन पर हमें अल्टरनेटिंग सीरीज अप्लाई होता हुआ नहीं दिखेगा, यानी या तो समटाइम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही होगी या सेकंड नहीं हो रही होगी। वो बेस करेगा उसके S(2n) पर या nth वैल्यूज पर, ठीक है, जिसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज रिमाइंडर भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। सो फॉर द कन्वर्जन अल्टरनेटिंग सीरीज द पार्शियल सम, ठीक है, द पार्शियल सम वैल्यूज S2n, जिसको वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में 2n कहा गया था, यानी हर वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो रही थी n के साथ, कैन बी यूजफुल अप्रॉक्सीमेशन फॉर द सम ऑफ द S of the series. The error include that in using S is approximately equal to S2n in the remainder, where remainder is R to power n, या Rn is equal to S minus Sn. So the theorem says here for the alternating remainder, if a convergent alternating series satisfy the condition this, जो अभी हमने previous slide पेज पे देखा है कि वो पहली ये वाली condition तो satisfy कर रहा था, then the absolute value of the remainder include in approximation the sum of S by Sn is less than or equal to the first neglected term. तो एब्सोलूट का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी वैल्यूज़ पर एब्सोलूट साइन अप्लाई करते हैं तो इधर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एट लास्ट पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाता है। यही वजह कि हम एब्सोलूट लेते हैं। तो मुझे क्या करना होगा कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ के रिमाइंडर वैल्यूज़ हैं यानी S माइनस Sn, वो बराबर होगा R ऑफ n, यानी रिमाइंडर की वैल्यूज़ के, ठीक है, और एब्सोलूट रिमाइंडर की वैल्यूज़ होगा, और वो हमेशा लेस देन होगा या बराबर होगा an+1 के, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यानी इस अल्टरनेटिंग सीरीज रिमाइंडर को समझने के लिए हमें एग्जांपल 4 देखना होगा। देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि हमें क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले तो एक सिंपल सीरीज दी गई है अल्टरनेटिंग फॉर्म पर, हमने इसकी वैल्यूज़ पर m अप्लाई किया, तो आप देखें यहाँ पर अल्टरनेटिंग फॉर्म आ रहा है। द सीरीज कन्वर्ज बाय द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट के बिहाफ पर अल्टरनेटिंग है कैसे, देखो हमने सबसे पहले n लिया और फिर उस पर लिमिट अप्लाई कर दिया। तो हमने सेकंड हमारा फॉर्म था कि आप n+1 को n के रिस्पेक्ट से देखो लेस देन इक्वल है, और फिर लिमिट जो है
यानी जो ये पार्ट होगा बी ऑफ एन, जिसको ए ऑफ एन भी लिखा गया है बुक में, तो ए ऑफ एन लिखा जा रहा होता है या इसी तरह इसको बी ऑफ एन लिखा जा रहा होता है। तो ये लिमिट बराबर 0 के होने चाहिए। सो द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, ये जो फर्स्ट 6 टर्म है ना, इसे एस ऑफ एन लिखा गया था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि S2n लिखा हुआ था वहाँ पर। इसका मतलब है हर टर्म जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर सम हो रही है। तो जब मैंने फर्स्ट 6 टर्म लिया और इनको सम किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ रहा है इस टर्म के। नाउ बाय द अल्टरनेटिंग रिमाइंडर यू हैव दिस वैल्यूज, यानी s से माइनस किया s ऑफ 6, ठीक है, यानी कंप्लीट सम से हम s ऑफ 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो रिमाइंडर वैल्यूज होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल होगी a ऑफ 7 के, यानी 7 का मतलब हुआ जो 7 टर्म होगा, 6 तक तो मैंने देख लिया 7 टर्म होगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर आता है 1/5040 एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन। So the sum s lies between, so we can say that, so the sum s lies between this values minus this value, यानी इसको हमने इससे सब्ट्रैक्ट किया एंड नाउ दूसरे टर्म पे हमने इसके साथ ऐड किया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो s है हमारा वो इन दोनों के दरमियान है, ठीक है, यानी जो रिमाइंडर वैल्यूज है सम अल्टरनेटिंग की वो इसके दरमियान मौजूद है। तो इस तरह से हम अल्टरनेटिंग सीरीज की वैल्यूज को अप्रॉक्सीमेट करते हैं। राइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जन है। एब्सोल्यूट का भी कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, विच मीन जो भी वैल्यूज है उसे एब्सोल्यूट करके पॉजिटिव किया जा रहा होगा। कंडीशनल कन्वर्जन या कन्वर्जेंस, दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट जहाँ पर कोई कंडीशन मौजूद होती है। लेकिन अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें अल्टरनेटिंग की, तो अभी हमने देखा था कि वहाँ पर वैल्यूज प्लस एंड माइनस के साथ, लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि कुछ ऐसे एब्सोल्यूट कंडीशन को अप्लाई किया जाए जिससे वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आ जाए। एब्सोल्यूट का मतलब यही हुआ। So occasionally a series may have both positive and negative term and not be alternating series. For instance, this one sin n to divide by n square. तो उसमें जब भी आप values apply कर रहे हो तो positive के साथ आ रही है. So has both positive and negative term yet. It is not an alternating series based on the definition. One way to obtain some information about the conversion to this series is to be investigate the convergence of the series. How? Let's understand this example here. तो जब हम एग्जाम्पल को देखते हैं तो इसमें अब इस ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है, एब्सोल्यूट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया गया। जब ये अप्लाई किया गया तो बाय डायरेक्ट कंपैरिजन यू हैव साइन ऑफ एन एब्सोल्यूट इज लेस देन इक्वल टू 1। हमेशा ये जो वैल्यूज होगी या तो लेस देन आएगी या 1 के बराबर आएगी। तो मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ कि साइन एन टू पावर डिवाइड बाय एन स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस एन स्क्वायर को सेपरेट कर लिया, ठीक है, जिसे हम 1 अपॉन एन स्क्वायर लिख रहे हैं, और जो साइन एन था वो ओरिजिनली पार्ट रहा, राइट। तो इस और ये कंडीशन कब एप्लीकेबल हो रही है, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। So therefore the direct comparison test series on this one will be convergence. So the next theorem tell about the original form of the conversion के actually ये जो फॉर्मेट है कन्वर्जन करने का इस क्वेश्चन को वो कैसा है। देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है इसके बिहाफ पर एक टेस्ट भी होता है, रेशियो टेस्ट, जो हम नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। लेकिन अभी हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं थ्योरम के रिस्पेक्ट से कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट है, ठीक है, अगर वो एब्सोल्यूट फॉर्म पर है तो वो कन्वर्जेंस है। देन द सीरीज ऑफ ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, यानी जब मैं विदाउट एब्सोल्यूट लूंगा और उससे कन्वर्ज चेक करूंगा तो वो कन्वर्ज होगी, और जब उसे एब्सोल्यूट किया जाएगा तो भी वो कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो एब्सोल्यूट नहीं है तो वो अल्टरनेटिंग के साथ थी, और जब मैंने उसको एब्सोल्यूट कर दिया तो उसके अल्टरनेटिंग टर्म खत्म हो गए। कैसे? जो अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट समझा कि साइन एन डिवाइड बाय एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर के बिहाफ पर। अब चाहे तो उसके थ्योरम को भी समझ सकते हैं, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं तो समझना आसान होगा। डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जन क्या कहता है कि इफ द सीरीज इज ए टू पावर एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर है तो जो हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इफ द सीरीज ए ऑफ एन इज कंडीशनल कन्वर्जेंट, देन इफ ए ऑफ एन इज कन्वर्जेंट बट एब्सोल्यूट वैल्यू इज डाइवर्जेंट, दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट। हमने सबसे पहले ये देख लिया कि अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है कंडीशनल तो वो उसका एब्सोल्यूट भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर एक सीरीज कंडीशनल कन्वर्जेंट है, ठीक है, कंडीशनल अनदर कॉन्सेप्ट, तो उसकी जो सीरीज होगी, ठीक है, वो कन्वर्ज है, लेकिन अगर मैं उसको एब्सोल्यूट सिंपल करूंगा तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट, ठीक है। कैसे? देखो एग्जाम्पल 5 यही बता रहा है, मैं जूम करता हूँ। Determine whether each of these series is convergent or divergent. Classify any convergent series as absolutely or conditional convergent. तो सबसे पहले क्वेश्चन है,
नेगेटिव 1 टू पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 टू पावर एन। हम वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें देखो अल्टरनेटिंग टर्म बन रहा है प्लस माइनस। नेक्स्ट में भी देखो तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव प्लस एंड सो ऑन। तो अगर हम ए को देखें सबसे पहले, तो बाय द एन ट्रम टेस्ट फॉर डाइवर्जन यू कैन कंक्लूड दैट दिस सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हम एन ट्रम के रिस्पेक्ट से देखें, जब मैं इसमें एन वैल्यूज अप्लाई करूंगा तो मुझे वो उसकी लिमिट वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी। ठीक है, 2 टू पावर एन के रिस्पेक्ट से लिमिट वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी, तो एन टेस्ट के रिस्पेक्ट से मैं कह सकता हूं कि कन्वर्जेंट नहीं होगा, और कन्वर्जेंट ना होने का मतलब वो डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट को अगर देखें जो नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, द गिवन सीरीज कैन बी शोन टू द कन्वर्जन बाय द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। मोर ओवर बिकॉज द पी सीरीज, क्योंकि इसमें वैल्यूज जो पी की है वो कंडीशनली क्या हो रही है, वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, यानी एन की वैल्यू 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर कन्वर्ज हो रहा है, और इसमें हम अल्टरनेटिंग सीरीज के टेस्ट को एप्लीकेबल देख रहे हैं। कौन सा टेस्ट? जो हमने थ्योरम पे देखा था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जन का, सेम लॉजिक के साथ क्वेश्चन मौजूद है यहाँ पर। अगर आप इस पार्ट को देखो तो नेगेटिव प्लस, ठीक है, फिर नेगेटिव प्लस नेक्स्ट में। तो फर्स्ट अगर देखें तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ नहीं है बल्कि नेगेटिव प्लस है, तो मैं कह सकता हूँ कि अल्टरनेटिव सीरीज तो एप्लीकेबल है भी नहीं। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर चाहें तो इस पार्ट को 1 अपॉन के रिस्पेक्ट से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इज अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये एक ज्योमेट्रिक कन्वर्जेंट सीरीज जरूर होगी। यू कैन अप्लाई द थ्योरम 9.16 टू कंक्लूड दैट द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देयरफॉर द गिवन सीरीज ऑफ द क्वेश्चन इज अ कन्वर्जेंट। लेकिन अगर नेक्स्ट पार्ट को हम देखें, इन दिस केस द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट दैट द गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, हाउएवर दिस वैल्यूज विल बी क्रिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव वैल्यूज। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं इसको अगर एब्सोल्यूट कर लूँ इस क्वेश्चन को, तो डाइवर्ज बाय द डायरेक्ट कंपैरिजन विद द टेस्ट ऑफ द हार्मोनिक सीरीज, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, कुछ ऐसी सीरीज के नेम भी आ रहे हैं जो हमने हार्मोनिक या पी सीरीज ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आई एम श्योर कि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है या कवर किया हुआ है मेरी प्लेलिस्ट से, तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा शॉर्टली लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो होपफुली ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई सवाल है मुझे कमेंट पे ज़रूर बताओ। तो अभी हमने देख लिया कि एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है। अब रीअरेंजमेंट ऑफ दी सीरीज आती है। अ फाइनाइट सम ऑफ सच एज 1 + 3 -2 + 5 -4 कैन बी रीअरेंज्ड without changing the value of sum. It is not necessarily true of an infinite series. It depends on whether the series is absolutely convergent. Every rearrangement has the same sum of the conditional conversion. How? Let's see. देखो ये इस लास्ट एग्जाम्पल में हमें रीअरेंजमेंट ऑफ दी सीरीज समझ में आ जाएगी। हमें एक हार्मोनिक सीरीज दिया गया अल्टरनेटिंग, जो कन्वर्ज्ड हो रहा है L of 2 पर, यानी जो लॉगरिथमिक फंक्शन है Ln उसके बेस 2 पर ये एंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज दी गई है -1 n+1 मल्टीप्लाई बाय n/2, तो ये a ऑफ n का पार्ट है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव या प्लस माइनस इस तरह से वैल्यूज हो रही है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो रीअरेंज में इसकी वैल्यूज कैसे हो सकती है? देखो प्लस -1/2 -1/4, यानी मैंने नेगेटिव वाली टर्म को पहले लिया है, ये नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये इसके साथ रीअरेंज हो गया। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्म, 2 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और उसके बाद 2 नेगेटिव आएंगे। तो रीअरेंजमेंट से क्या हो रहा है, वैल्यूज को हैंडल करना हमारे लिए आसान हो रहा है ना। बाकी तमाम वैल्यूज को सिंपली मैथमेटिकल जो अलजेब्रिक रूल होता है उसको सेटिस्फाई किया गया, वैल्यूज कॉमन ली गई, 1/2 सेम वैल्यूज आ गई, तो ये सेम वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बराबर है 2 के, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 log 2 के बराबर आ गया। सो बाय रीअरेंजिंग द टर्म यू ऑब्टेन अ सम दैट इज अ हाफ ऑफ द ओरिजिनल सम, क्योंकि होल डिवाइड हो रहा है। तो जब हमने अल्टरनेटिंग टर्म किया तो ये जो वैल्यू सम आया वो आपके ओरिजिनल वैल्यूज के हाफ के बराबर आ गया, यानी ln 2 के बराबर था, लेकिन रीअरेंज करने से वो ln क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि होल डिवाइड हो रहा है 2 में। सो दैट्स अबाउट दी 9.5, जिसमें हमने देखा कि अल्टरनेटिंग सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये एक अप्रोच है जिसके ज़रिए से हम सीरीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर वो अल्टरनेटिंग टर्म के साथ है तो उसका कन्वर्जन और डाइवर्जन कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। ठीक है, फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा जवाब दे सकूँ। वीडियो चलिए लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के हवाले से बर वक्त फैसिलेट होते रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।